तो हम लोग अभी पढ़े क्या, पोषण के दो प्रकार। अब एक एक करके उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहला जो था वह स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। किसमें पाए जाएंगे, सभी हरे पौधे में, सभी हरे पौधे यानी कि पादप में और कुछ जीवाणु में, ठीक है। इसमें आखिर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसके कारण पौधे हरे भी, जिसके कारण पौधे अपना भोजन खुद बना पाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होने के कारण इसमें होगी प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। लोग स्वपोषी पोषण में एक पूछता है सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो बोलता है कि कोई भी हरा पौधा है, मान लीजिए कोई ये पेड़ पौधा है, फिर से मैं बनाता हूँ इसे, कि मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है। ये गमला में मैंने इसको लगा दिया है, ठीक है। तो कोई पौधा है, तो पौधा को क्या करेगा, यहाँ पे सूरज रहेगा सर, यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस पर, ठीक है। पौधे हैं तो पौधे तो होते हैं हरे, तो हरे हैं तो इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल ऑलरेडी सही है, ठीक। और ये इसका जड़ है, जड़ में हम लोग क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे पानी H2O, ठीक। और ये जो पत्ते होते हैं इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको कहते हैं स्टोमेटा या रंध्र। तो रंध्र से क्या ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब जो है वो प्रकाश संश्लेषण के कच्चे पदार्थ है। तो एग्जाम में आपको पूछता है प्रकाश संश्लेषण का कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं, तो उसमें पहला यहाँ लिखता हूं मैं, प्रकाश संश्लेषण के कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थ मतलब अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो पहला जो है वो है H2O यानी कि जल। दूसरा क्या है, सूर्य का प्रकाश। चलो सूर्य का प्रकाश। तीसरा क्या होता है, CO2, CO2 मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और चौथा क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हम लोग हरित लवक भी कहते हैं या पर्णहरित भी कहते हैं। तो ये इसके कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थ समझ में आए, इनका उपयोग करके भोजन बनाएगा कौन, पौधे। तो हमने प्रकाश संश्लेषण के कच्चे पदार्थ देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वास्तविक में प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जल के 12 अणु के साथ मिल करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ लिख देते हैं सनलाइट, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CHLORO, क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है। प्लस इसी के दौरान ये 6 अणु ऑक्सीजन के और 6 अणु जल के क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो यहाँ पे देखें, जब कोई प्रकाश संश्लेषण पूछे तो हम लोग को एक ड्रॉ कर लेना इमेज, इसमें दिखाया मैंने, यहाँ जल लिया गया है, यहाँ किस क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ बनाया क्या, ग्लूकोज भोजन।
और यहाँ ऑक्सीजन और जल को क्या किया, रिलीज किया। ठीक है, तो इसे एक प्रश्न आपको बनता है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, मुख्य उत्पाद क्या है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद जो है ये है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ही जो सबसे सरल अणु जो है वो ग्लूकोज कहलाता है। तो इसका मुख्य उत्पाद जो है वो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब इसी में एक और प्रश्न बन करके आता है कि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो है वो उप उत्पाद जो होगा वो कहलाएगा ऑक्सीजन, O2। ठीक है, ये उप उत्पाद होता है, इसको उपोत्पाद भी किताब में लिखा हुआ है। तो यहाँ तक आपने समझ गया। अब हम प्रकाश संश्लेषण के चरण के बारे में चर्चा करते। प्रकाश संश्लेषण कितने चरणों में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण कुल 3 चरणों में होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के चरण, चरण मतलब स्टेप्स, कितने स्टेप्स में हो जाएगी। तो मुख्यतः 3 स्टेप्स होता है। पहला तो 3 चरणों में होंगे। पहला चरण में क्या होगा, जो पत्तियां जो होंगी, जैसे जो वो पत्ता है वो क्या करेंगे, सूर्य का जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको अवशोषित करेंगे। तो पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल। तो पहला होगा क्लोरोफिल द्वारा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा कहेंगे या फिर प्रकाश ऊर्जा कहेंगे, दोनों की ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है, पहला स्टेप में ये होगा। दूसरा स्टेप में क्या होगा कि ये जो सौर ऊर्जा है या प्रकाश ऊर्जा है, अब ये पत्ती जो है वो अपना भोजन बनाएंगी तो वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। ठीक है, तो दूसरा स्टेप जो होगा, ये जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है, जिस समय प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो रही होती है उसी समय में हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, मतलब जो जल के अणु होते हैं वो टूटते हैं। इसी समय जो है, तो हम लिख देते हैं तथा जल के अणुओं का, जल क्या चीज से मिलकर बना होता है, जल का सूत्र होता है H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो उसी में टूटेगा। तो जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूटना, ये सेकेंड स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या होता है कि इसने जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे आता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा निकल के आते हैं। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे जो है वो बन जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से आती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से आती है। ठीक है, मान लीजिए ये दे दिया आपका कार्बन डाइऑक्साइड,
B दे दिया, H2O यानी जल, C दिया है दोनों, और D दिया कोई नहीं। अब यहाँ देखो तो ऑक्सीजन आपको लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी आ रहा है, हो सकता है ये हो जाए। ऑक्सीजन तो जल में भी है, हो सकता है ये आ जाए। कभी आपको ये लग सकता है कि दोनों से आ जाए, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ दूसरा स्टेप में दिखाया है जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना, तो यहाँ से होता है, तो ये आएगा कहाँ से, जल से। तो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में भी ये पूछे गए हैं, ठीक है, तो ये वाला ध्यान में रखेंगे। अब तीसरा स्टेप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है। हमने जब समीकरण लिख रहा था तो इसका समीकरण था, तो जो हम लोग लिख रहे थे तो यहाँ क्या था, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिव्स C6H12 और 6 + 6 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सो क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही जो सो अपचयित हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। यहाँ कार्बोहाइड्रेट को हमने ग्लूकोज के रूप में लिखा, जो कि इसका सबसे सिंपलेस्ट अणु होता है, सबसे सरल अणु होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ टर्म आता है अपचयन। तो अपचयन क्या होता है, यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। अब यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। तो चूंकि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया ना, इसलिए बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो कई बार पूछता है ये एग्जाम में कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, उपचयन होता है, अपचयन होता है। तो आंसर क्या जाएगा, अपचयन होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बनता है जिसको ध्यान रखना है। अब बात क्या आती है कि क्या ये तीनों जो स्टेप्स हैं, ये तीनों चरण हैं, क्या एक के बाद सीक्वेंस में होंगे? तो मेरा जवाब है जी नहीं, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे होते हैं, जैसे कि अगर मरुस्थल में चल जाए तो वहाँ वाले पौधे होते हैं ना जो कांटेदार होते हैं, वो रात के समय क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरा लेंगे। रात के साथ समय क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं। रात को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेने का क्या कारण है, उद्भिद के जो पौधे होते हैं ना, वो काफ़ी जो होते हैं वो मोटे होते हैं, है ना, और उसके जो स्टोमेटा होते हैं वो अंदर की ओर दबे हुए रहते हैं, धसे हुए रहते हैं, ताकि सूर्य के प्रकाश के पड़ने से इसके अंदर का जो जल है वो बाहर ना निकल जाए, ज़्यादा क्षति हो जाती है ना, इसीलिए वो क्या करते हैं, रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को रखते हैं और एक मध्य उत्पाद बनाए हुए रखते हैं, और सुबह सुबह जब सूर्य की रोशनी जब पड़ेगी ना उसमें, तो उस समय ग्लूकोज का निर्माण करा लेंगे। तो इसलिए वो जो सो क्या एक के बाद एक स्टेप जो है सीरियल नंबर से नहीं हो सकता है हर बार, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई पत्ता है, कोई एक लीव्स है, हाँ, ये पत्ता है, ये जो पत्ता है, ये पत्ता का रंग कैसा है, हरा है, ग्रीन। आप लोग को दिख नहीं रहा, मान के चलते ही हरा है। हरा होने का कारण क्या है कि इसमें जो पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में हरित लवक, हरित लवक। और ये हरित लवक जो होता है ये एक कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर होते हैं। अब हरित लवक में जो हरा रंग देता है वो होता है क्लोरोफिल, वो रंग देता है। तो क्लोरोप्लास्ट में पाया गया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। यानी हरित लवक में पाया गया क्या, यानी कि हरित लवक में जो पाया जा रहा है वो क्लोरोफिल पाया जा रहा है। क्लोरोफिल को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, पर्णहरित। क्या कहेंगे, पर्णहरित। इसी के कारण ये ग्रीन दिख रहा है, ठीक है।
इसका काम है, इसका काम के हम लोग ने चर्चा कर दिया। अब हम बात करते हैं कि पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना। ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमेटा को हिंदी में क्या कहते हैं, रंध्र। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना है, क्योंकि कई बार स्टोमेटा इंग्लिश में ऐसे ना लिख करके लिख देगा स्टोमेटा, तो आपको जानना पड़ेगा ये क्या होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, पत्तों में जो होते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन क्लियर। तो ये जो छिद्र होते हैं, तो प्रश्न आपको पूछ देता है कि स्टोमेटा का कार्य क्या है। स्टोमेटा का कार्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का कार्य क्या है। तो स्टोमेटा का कार्य दो है। पहला कार्य जो है वो, इसका स्टोमेटा काम है गैसियस एक्सचेंज, मतलब गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय मतलब क्या हुआ कि इससे गैसों का आदान प्रदान होता है। हाँ, जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी है, ये आदमी है, हाँ, ये आदमी है, ये क्या करता है, तो आदमी को क्या चाहिए, कौन सा गैस लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन गैस आता कहाँ से, पेड़ पौधा से। तो क्या करता है कि, और हम लोग जो छोड़ते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हम लोग छोड़ते हैं वो पौधा लेता है, जो हम लोग छोड़ते हैं वो पौधा लेता है, और जो पौधा छोड़ता है वो हम लेते हैं। तो इसी को कहते हैं गैसों का विनिमय, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान करना। तो पहला स्टोमेटा का कार्य है गैसों का आदान प्रदान, क्योंकि ये जो गैस निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, पौधों में जो पत्ते होते हैं, पत्ते में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्र को, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, उसी के द्वारा हो रहा है। दूसरा क्या होता है कि जो ये पत्ते होते हैं, मान लीजिए इसका ये कोई पत्ता है, तो ये पत्ता जो है, जब इसका स्टोमेटा खुलेगा, जब इसका जो सो पोर खुलेगा, तो धूप जब पड़ेगी इसमें, तो इसके साथ जो सो यहाँ जल की भी हानि होगी, जलवाष्प निकलेगा। हम लोग को दिखाई देता नहीं है, लेकिन ये धीरे 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 वाष्पीकृत होते रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग, जो जल, पौधे के ऊपरी भाग से जल की हानि जो होती है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। तो दूसरा कार्य है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि स्टोमेटा का क्या कार्य है। तो इसके दो कार्य होंगे, गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। कभी कभी एग्जाम में पूछ चुका है, बोर्ड एग्जाम में, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो कहता है पौधे के ऊपरी भाग के द्वारा जल की हानि, पौधे के ऊपरी भाग मतलब वायवीय भाग, एरियर पार्ट, ठीक है, द्वारा जल की हानि को। तो आदमी को क्या चाहिए, कौन सा गैस लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन गैस आता कहाँ से, पेड़ पौधा से। तो क्या कहता है कि, और हम लोग जो छोड़ते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हम लोग छोड़ते हैं वो पौधा लेता है, जो हम लोग छोड़ते हैं वो पौधा लेता है, और जो पौधा छोड़ता है वो हम लेते हैं। तो इसी को कहते हैं गैसों का विनिमय, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान करना। तो पहला स्टोमेटा का कार्य है गैसों का आदान प्रदान, क्योंकि ये जो गैस निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, पौधों में जो पत्ते होते हैं, पत्ते में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्र को, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, उसी के द्वारा हो रहा है। दूसरा क्या होता है कि जो ये पत्ते होते हैं, मान लीजिए इसका ये कोई पत्ता है, तो ये पत्ता जो है, जब इसका स्टोमेटा खुलेगा, जब इसका जो सो पोर खुलेगा, तो धूप जब पड़ेगी इसमें, तो इसके साथ जो सो यहाँ जल की भी हानि होगी, जलवाष्प निकलेगा। हम लोग को दिखाई देता नहीं है, लेकिन ये धीरे 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 वाष्पीकृत होते रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग, जो जल, पौधे के ऊपरी भाग से जल की हानि जो होती है, उसको हम लोग कहते हैं
ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। तो दूसरा कार्य है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि स्टोमेटा का क्या कार्य है। तो इसके दो कार्य होंगे, गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। कभी कभी एग्जाम में पूछ चुका है, बोर्ड एग्जाम में, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो कहता है पौधे के ऊपरी भाग के द्वारा जल की हानि, पौधे के ऊपरी भाग मतलब वायवीय भाग, एरियर पार्ट, ठीक है, द्वारा जल की हानि को, पौधे के ऊपरी भाग द्वारा जल की जो हानि होती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक जान गए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं स्टोमेटा दिखता कैसा है। तो ये जो स्टोमेटा होता है जिसे रंध्र कहते हैं, ये इस टाइप का दिखता है। ये मैंने यहाँ पे रंध्र का एक चित्र बना रहा हूँ। ये रंध्र है, इसको हम लोग कहते हैं खुला हुआ रंध्र। यहाँ पे देखो, रंध्र जो होते हैं इसमें 2 गो किडनी के आकार का कोशिका होती है, जिसको कहते हैं गार्ड सेल, यानी रच्छी कोशिकाएं, ठीक है। और रच्छी कोशिकाएं के अंदर का ये जो छिद्र जो दिखता है, इसी को हम लोग कहते हैं रंध्र या फिर स्टोमेटा। ठीक है, और इसके किनारे किनारे भी कुछ कोशिकाएं रहती हैं इस टाइप की, जो इसकी सहायक कोशिकाएं होती है। तो ये उस समय का है जब रंध्र खुला हो, और जब रंध्र बंद रहेगा तो वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, है ना। जब काफी धूप पड़ता हो और पौधे के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है, तो उस समय ये अपना रंध्र को बंद कर लेते हैं, ताकि अनावश्यक जल का हानि ना हो जाए। ठीक है, तो पौधे मर जाएंगे ना जल की कमी के कारण, इसलिए बंद कर लेते थे। ये खुला हुआ है और ये बंद है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है, हम लोग बात करते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बन रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा देना, है ना, ऊर्जा देना। क्लियर? तो क्या होता है, जब पौधे को अभी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, तो जब पौधे को ऊर्जा की जरूरत नहीं होगी, तो उस समय पौधे जो है वो जो ग्लूकोज बना हुआ है ना, ग्लूकोज जो बना हुआ है उसको स्टार्च के रूप में क्या कर लेगा? संग्रहित कर लेगा, या फिर भंडारित कर लेगा या फिर संग्रहित कर लेगा। स्टार्च दिया हुआ रहेगा आपको, इस टाइप का हिंदी में भी स्टार्च लिख दिया हुआ होगा, या तो इसका शुद्ध हिंदी आपको दिया होगा मंड। ठीक है, तो पूछेगा कि जब पौधों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है तो वो अपने कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संचित करते हैं, तो आपका आंसर जाएगा वो स्टार्च या मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। मानव शरीर में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब हम लोग खाना खाने के बाद जितना ऊर्जा चाहिए हमको सारा चीज मिल गया है। ठीक है, और जब शरीर को जब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जब ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो जो ग्लूकोज है ना, वो क्या चीज में बदल जाएगा? शरीर में स्टोर हो जाएगा, तो वो ग्लाइकोजेन में, इसमें ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। तो ये जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन के रूप में जो भंडारित होता है, किसमें होता है? जंतुओं में। किसमें? जंतु में, है ना। और स्टार्च के रूप में जो भंडारित होता है वो किसमें होता है? पादप में या फिर पौधों में। ठीक है, आई होप डैट, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई समस्या